हेलो दोस्तों, एक बार फिर बसनेत मूवी में आज की मूवी है लाइफ, जो आई थी 1999 में। तो चलते हैं सीधा मूवी में। हम देखते हैं मिसिसिपी का जेल का कब्रिस्तान 1997, जहां दो कैदियों को दफनाया जा रहा था जिनका नाम रे गिब्सन और क्लाउड बैंक था। और उनके पास एक व्हील चेयर पर बूढ़ा कैदी बिली लॉन्ग बैठा हुआ था जो उनकी कब्र पर दारू डाल रहा होता है। और ये देखकर खुदाई करने वाले में से एक बोलता है, शायद ये तुम्हारे दोस्त रहे होंगे। तब बिली बोलता कि मैं जेल में उनके आने से पहले ही था और वो दोनों आए थे 1932 में। फिर वो दोनों बिली से बोलते कि ये दोनों यहाँ आए कैसे थे। तब बूढ़ा बिली उन दोनों की कहानी सुनाता है। अब हम देखते हैं हार्लेम 1932 स्पैंकी क्लब, जहां हम पहली बार रे गिब्सन को देखते हैं जो छोटा मोटा चोर होता है। इस क्लब में अक्सर आया करता है और उसी क्लब में क्लाउड भी होता है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है। और ये दोनों एक दूसरे से अभी अनजान होते हैं। क्लाउड अपनी गर्लफ्रेंड से बोल रहा होता है कि कल मेरी नौकरी का पहला दिन है और अब हम हमेशा खुश रहेंगे। मगर तभी क्लाउड के हाथ से ड्रिंक छूटकर उसके अपने कपड़े में गिर जाता है, जिसे वो साफ करने बाथरूम की तरफ जाता है। और उसे देखकर रे उसको लूटने की कोशिश में लग जाता है। मगर तभी क्लाउड को बाथरूम में कुछ आदमी उसे पकड़ लेते हैं जिन्हें क्लाउड को पैसे देने होते हैं और वो लोग उससे सारा पैसा लूट लेते हैं। उसके बाद रे भी क्लाउड के पास आ जाता है और जानबूझकर उससे गले मिलता है कि शायद तुम मेरे बचपन के दोस्त हो। और ये कहते हुए रे क्लाउड का खाली पर्स मार लेता है। और अब ना तो बिल के पैसे देने के लिए क्लाउड के पास पैसे थे और ना ही रे के पास। और इस वजह से स्पैंकी जो क्लब का मालिक होता है उसके पास इन दोनों को ले आते हैं। फिर स्पैंकी क्लाउड के हाथ पर बांधकर उसे पानी में डुबकी लगवाता है, जबकि रे एक सौदा करता है स्पैंकी से कि अगर वो अपनी कार और कुछ पैसे उन्हें दे तो क्लाउड के साथ मिसिसिपी जाकर वहां से दारू की पेटी ला सकता है, जिसमें हम दोनों की अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। और स्पैंकी मान जाता है क्योंकि रे उसका कभी अच्छा दोस्त हुआ करता था। और फिर क्लाउड को पानी से बाहर निकाल दिया जाता है और अब वो दोनों चल देते हैं दारू लेने मिसिसिपी की ओर। रास्ते पर रे क्लाउड को पकाता हुआ चलता है। क्लाउड को ये सब अच्छा नहीं लग रहा होता है क्योंकि उसकी तो अच्छी खासी नौकरी लग चुकी थी, मगर अब वो उसे रे के साथ मजबूरी में जाना पड़ रहा होता है। फिर रे उसे अपने डैड की घड़ी दिखाता जो कीमती भी होती है और बोलता ये घड़ी हमेशा मेरे साथ रहती है। अब वो दोनों खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं जहां क्लाउड खाने के लिए पाए मांगता है, मगर रे बोलता है कि यहाँ से चलो, क्योंकि उस टाइम काले और गोरे लोगों के बीच में भेदभाव चल रहा होता है, इसलिए उस रेस्टोरेंट में सब गोरे लोग होते हैं। मगर क्लाउड नहीं मानता और तभी उस रेस्टोरेंट की मालकिन उस पर बंदूक तान देती है कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ काले लोगों का आना मना है। और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। आखिर लंबे सफर के बाद वो दोनों अपनी मंजिल पर आ जाते हैं जहां वो दारू की पेटियां खरीदते हैं। उसके बाद रे बोलता है यहाँ एक बार है जहां मुझे जुआ खेलने जाना है और क्लाउड को $2 देकर वहां रहने को बोलता है, मगर क्लाउड भी उसके साथ चलता है। अब दोनों बार में पहुंच जाते हैं जहां रे जुआ खेलने बैठ जाता है। उधर क्लाउड को एक औरत बेवकूफ बना रही होती है। रे लगभग अपना सारा पैसा जुए में हार जाता है और लास्ट में वो अपने डैड की घड़ी को भी गिरवी रख देता है जुआ खेलने के लिए। मगर वो लोग चीटिंग कर रहे होते हैं उसके साथ, जिससे कार्ड नाम का आदमी रे से सब कुछ जीत जाता है। जब इस बात का पता रे को चलता है तो वो वहां हंगामा काटने लग जाता है। तभी वहां क्लाउड भी आ जाता है जहां रे उससे बोलता है कि क्या तेरे पास अभी भी वो $2 हैं। मगर क्लाउड बोलता है कि एक औरत ने उसे बेवकूफ बनाकर वो उससे ले लिए हैं और अब दोनों के पास कुछ नहीं होता। उधर हम कार्ड को देखते हैं जो रे से जीत कर जा रहा होता है। तभी वहां शेरिफ आ जाता है और उसका नाम वॉरेन पाइक होता है जो कार्ड का दुश्मन था और वो उसे पसंद नहीं करता था। और किसी वजह से पाइक उसके पैर में डंडा मार देता है। बदले में कार्ड भी उसके चेहरे पर एक जोरदार छड़ी मारता है जिससे उसका गाल फट जाता है, जिससे पाइक को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मार देता है और दीवार के सहारे उसे खड़ा कर देता है। उधर रे और क्लाउड भी आपस में लड़ते हुए बार से बाहर आते हैं और तभी कार्ड की लाश क्लाउड के ऊपर गिर जाती है, जिससे दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। फिर रे कार्ड की तलाशी लेता हुआ बोलता है इसी ने मुझे धोखे से जुए में हराया था और मेरे डैड की घड़ी इसने ले ली थी। मगर रे को घड़ी नहीं मिलती, बल्कि वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं जो उन पर बंदूक तान कर उसी पुलिस स्टेशन में ले आते हैं जहाँ शेरिफ पाइक होता है, जिसने उसी को मारा होता है, जिसके चक्कर में इन दोनों को यहाँ लाया होता है। जब रे पाइक को दारू की बोतल उन लोगों को देते हुए देखता है तो जो लोग इन दोनों को पुलिस स्टेशन लेकर आए थे, तो उसे पाइक पर थोड़ा शक होता है।
इन दोनों की गाड़ी में दारू की पेटियां भी थी और अब शेरिफ पाइक ने इनके ऊपर मर्डर का चार्ज भी लगा दिया होता है और अब इन दोनों को मिसिसिपी की जेल में लाया जाता है, जहां कोर्ट ने इनको अब सारी उम्र यहां रहने के लिए सजा दी होती है, यानी उम्र कैद। और इस जेल से निकलना नामुमकिन होता है, जहां सार्जेंट उनको बोलता कि तुमको जेल में क्या क्या करना है और अगर यहाँ से भागने की कोशिश करी तो तुमको भून दिया जाएगा। फिर सारे नए कैदियों पर सख्ती से नजर रखने के लिए सार्जेंट बॉब को बोलता है। अब ये दोनों डरे से में जेल के अंदर आ जाते हैं अपने कैदियों वाले कपड़े पहनकर। अगले दिन बाकी कैदियों के साथ उनको भी काम पर लगा दिया जाता है, जहां ज्यादा काम करने से क्लाउड आराम करने लग जाता है, मगर ये देखकर बॉब उस पर बंदूक तान देता है, जिससे वो ना चाहते हुए भी बाकी लोगों के साथ काम करने लग जाता है। फिर हम सबको थोड़ा आराम करते हुए देखते हैं, जहां एक पुराना कैदी बोलता है कि मेरे पास एक चिट्ठी है 4 महीनों से, मगर किसी को पढ़ना नहीं आता। क्या जो नए कैदी आए उनमें से किसी को पढ़ना आता है क्या? ये सुनकर रे उससे चिट्ठी लेता हुआ बोलता है, बेवकूफ, तुम में से किसी को पढ़ना नहीं आता क्या? फिर रे पढ़ना शुरू कर देता है कि ये चिट्ठी तुम्हारे पड़ोसी ने लिखी है 4 महीने पहले, जिसमें लिखा है तुम्हारी मौसी का लड़का मर गया, तुम्हारी चचेरी बहन भी मर गई, तुम्हारी बुआ की लड़की भी मर गई, ठंड से तुम्हारी फसल बर्बाद हो गई और लास्ट में एक बहुत बड़ा तूफान आया जिसमें तुम्हारा घर भी उड़ गया और तुम्हारा माँ बाप भी खत्म हो गए। फिर रे उसकी चिट्ठी देता हुआ बोलता है, क्या किसी और को भी अपनी चिट्ठी पढ़वानी है? ये सुनकर सब लोग मना कर देते हैं। क्लाउड की जान पहचान जंगलिक से होती है, जो बोलता है कि अगर तुमको कुछ चाहिए तो मुझसे बोलना, मगर तभी वहां बॉब आ जाता है और सबको काम पर लगने के लिए बोलता है। फिर हम लंच टाइम में सबको खाना खाते हुए देखते हैं, जहां जले हुए ब्रेड को देखकर क्लाउड उसमें जले हुए हिस्से को चम्मच से खुरच कर निकाल रहा होता है, जिसकी आवाज सबको डिस्टर्ब कर रही थी। फिर सब अपने अपने बारे में बोल रहे होते कि वो यहाँ क्या कांड करके आए हैं। बिली लॉन्ग्स बोलता है कि उसने 13 साल की उम्र में एक आदमी को हथौड़े से मार दिया। क्लाउड उससे बोलता है कि तुम यहाँ 13 साल की उम्र से सड़ रहे हो? वो बोलता है हाँ। दूसरा बोलता है कि मैंने अपनी बहन का सर कुल्हाड़ी से काट डाला था। और इसी तरह सब कैदी अपने अपने बारे में बोल रहे होते हैं कि वो किसी न किसी को मार कर यहाँ आए हैं। और सब कैदी रे और क्लाउड से पूछते कि तुम यहाँ कैसे आए। हालांकि इन दोनों ने ऐसा कुछ नहीं करा होता जिससे ये यहाँ पर हैं, मगर सबको देखकर ये दोनों भी अपनी बड़ाई के लिए बोलते हैं कि हम दोनों ने बहुत लोगों को मारा, बल्कि दूसरे देश में जाकर लोगों को भी मारा है, और ये भी सिर्फ 1 महीने में, जिससे शायद उनकी बड़ाई हो रही हो। और तभी गोल्डन माउथ नाम का एक तगड़ा सा कैदी उन दोनों से उनकी ब्रेड मांगता है, जिसे रे देने से मना करता है और बोलता है कि अगर फिर से किसी ने मेरी ब्रेड लेने को बोला तो मैं उसका सर काट डालूंगा। और इसी बात पर गोल्डन माउथ उससे लड़ने को बोलता है और रे भी ताप पर आकर उससे लड़ने लग जाता है। गोल्डन माउथ उसे बहुत मारता है। फिर रे मरी हालत में बोलता है कि चमड़ी जाए मगर ब्रेड ना जाए। फिर रे एक दिन सबको अपने बूम बूम रूम के बारे में बोलता है, जो उसका सपना होता है कि उस क्लब में सब कुछ होगा। और रात में सब कैदियों को उस बूम बूम रूम के बारे में सपने दिखाने लगता है और सब कैदी उसके सपने में घुस जाते हैं और एंजॉय करते हैं। मगर क्लाउड के उसके सपने से कुछ लेना देना नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता कि वो सिर्फ फेंक रहा है। फिर रे एक दिन क्लाउड को बोलता कि मेरे पास यहाँ से निकलने का एक नक्शा है, मगर क्लाउड उसे मना कर देता है। मगर क्लाउड को पता चलता है कुछ दिनों बाद कि उसकी गर्लफ्रेंड ने जो उसे जेल से निकलने के लिए याचिका कोर्ट में दी थी वो खारिज हो जाती है और उसकी गर्लफ्रेंड भी किसी और के साथ भाग जाती है। इसलिए वो टूटे दिल से क्लाउड रे से बोलता है कि चलो यहाँ से भाग चलते हैं। फिर वो दोनों रात में किसी तरह भागते हैं, मगर बहुत भागने के बाद भी उन दोनों को पकड़ लिया जाता है और इसकी सजा के तौर पर उन दोनों को सुपरिटेंडेंट के पास लाया जाता है, जो अपनी फैमिली के साथ वहीं रहता है, जिसकी एक छोटी लड़की भी होती है। और वो अपनी लड़की से पूछता है कि इनके साथ क्या करना चाहिए अब। और उसकी छोटी सी लड़की बोलती है इन दोनों को काल कोठरी में डाल दिया जाए। और उन दोनों को 1 हफ्ते के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाता है। और वो पहली बार होता है कि रे और क्लाउड जेल से भागे, मगर वो आखिरी बार नहीं होता। और इस तरह साल बीतते गए और फिर युद्ध हुआ। बाहर लोग आजादी के लिए लड़ रहे थे और ये जेल से बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे। और ऐसे करते करते 12 साल गुजर गए। फिर हम जेल में नए कैदी देखते हैं, जिन्हें सार्जेंट जेल के बारे में समझा रहा होता है, जैसे कभी रे और क्लाउड को समझा रहा था। उन नए कैदियों में एक गूंगा कैदी भी होता है, जो थोड़ा दिमाग से पैदल भी होता है, और उसका नाम कैन गेट राइट होता है। और एक दिन जब सार्जेंट को पता चला कि क्लाउड को बेसबॉल खेल की अच्छी जानकारी है, तो
तो उसे टीम का इंचार्ज बना दिया जाता है, जिससे अगर वो कैदी कहीं हारे तो उसकी सारी जिम्मेदारी क्लाउड पर थोप सके। तब वहाँ कैन भी रे के साथ खेल देख रहा होता है और वो खेलने की इच्छा जाहिर करता है, जिसे देखकर क्लाउड उसे खेलने देता है। मगर वो एक काफी अच्छा शॉट मारता है। ये देखकर क्लाउड को लगता है कि शायद तुक्के से मार दिया होगा, इसलिए वो दोबारा खेलने को बोलता है। मगर वो दोबारा भी एक अच्छा शॉट मारता है, जिससे क्लाउड उससे प्रभावित हो जाता है। फिर एक दिन सुपरिंटेंडेंट की छोटी लड़की अपनी पढ़ाई करके वापस आ जाती है और वो 12 साल बाद अब बड़ी हो चुकी होती है, जिसे देखकर सारे कैदी पागल हो जाते हैं और वो नया कैदी कैन तो उसे देखता ही रह जाता है, जिसे रे बोलता है अब तो उसे घूरना बंद कर दे, नहीं तो बेचारी डर जाएगी। फिर अगले दिन सार्जेंट स्टैन नाम के आदमी को क्लाउड से मिलवाता है कि इनको एक अच्छा प्लेयर चाहिए काले लोगों की टीम के लिए। फिर क्लाउड कैन के बारे में बोलता कि वो एक अच्छा प्लेयर बन सकता, मगर वो तो एक कैदी है। स्टैन बोलता कि उसे हम रिहा करवा सकते हैं। फिर उनका खेल देखने के लिए सभी लोग आए हुए होते हैं, जिनमें सुपरिंटेंडेंट की फैमिली और स्टैन भी होता है। मगर खेलते वक्त कैन सुपरिंटेंडेंट की बेटी को देख रहा होता है और देखता ही रहता है। वो भी उसे देखकर मुस्कुराती है। उसके बाद कैन एक जोरदार शॉट मारता है और वो मैच जीत जाते हैं। फिर स्टैन रे और क्लाउड से बात करता है कि तुम इसकी और अच्छी तैयारी करवाओ। तब रे और क्लाउड स्टैन से बोलते कि हम इसे बिल्कुल परफेक्ट खिलाड़ी बना देंगे, मगर हमें भी रिहाई चाहिए, और स्टैन मान जाता है। फिर कुछ महीनों बाद सुपरिंटेंडेंट की लड़की का बच्चा हो जाता है और जब सुपरिंटेंडेंट बच्चे को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो काला होता है। मगर उसका दिल नहीं मानता और वो एक दिन जेल के जितने भी कैदी होते हैं उन कैदियों को चेहरे से बच्चे के चेहरे को मिलवाता है, जिससे वो जान सके कि आखिर इस बच्चे का बाप कौन है। और इस तरह करते हुए सुपरिंटेंडेंट कैन के चेहरे से बच्चे के चेहरे को मिलवाता है। मगर तभी उसकी लड़की बोलती कि बहुत देर हो गई, अब मुझे मेरा बच्चा दे दो। तब कैन थोड़ा हंसता है। सुपरिंटेंडेंट को गुस्सा आ जाता है, मगर एक एक करके सारे कैदी बोलने लगते हैं कि इस बच्चे का बाप मैं हूँ, और इस तरह सब लोग हंसने लग जाते हैं। फिर सुपरिंटेंडेंट वहाँ से भाग जाता है और अपनी लड़की को कहीं और भेज देता है। फिर एक दिन एक कैदी जिसका नाम बिस्किट होता है, वो रे से उदास होकर बोलता है कि कल मेरी रिहाई होने वाली है। और ये सुनकर रे बोलता तुम दुखी क्यों हो? वो बोलता मैं अपने माँ बाप को कैसे मुंह दिखाऊंगा कि मैं जेल में था। रे उसे बहुत समझाता मगर वो नहीं मानता और वो वहाँ से जानबूझकर भागता है कि उसे गोली पड़ जाए। ये सब देखकर सारे कैदी उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर वो नहीं रुकता और लास्ट में बॉब उसे गोली मार देता है। ये एक तरह की आत्महत्या होती है। और एक दिन कैन रे और क्लाउड को एक लेटर दिखाता है जिसमें उसकी रिहाई मंजूर हो जाती है, मगर इसमें रे और क्लाउड का नाम कहीं तक नहीं होता। फिर वो दोनों स्टैन के पास आ जाते हैं और बोलते कि तुमने तो हमारी रिहाई के बारे में भी बोला था। स्टैन उनसे बोलता ये तो खेल सकता मगर तुम दोनों क्या कर सकते हो, इसलिए ऊपर से तुम्हारी रिहाई की कोई मंजूरी नहीं हुई। और फिर कैन जाने से पहले अपनी बॉल जो जेल में अपने साथ लेकर आया था वो क्लाउड को देकर चला जाता है। उसके बाद क्लाउड को बहुत गुस्सा आता है रे के ऊपर और बोलता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, काश मैं तुमसे कभी मिला ही ना होता तो आज मेरे पास सब कुछ होता, और जब भी मैं तुमको देखता हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद रे भी उससे लड़ता और अब वो दोनों कसम खाते हैं कि वो एक दूसरे से कभी नहीं बोलेंगे। और फिर दिन गुजरने लग जाते हैं। एक दिन रे फिर से अकेले भागने की कोशिश करता है। वो किसी का प्लेन लेकर भागता है मगर उसका प्लेन क्रैश हो जाता है और उसे फिर से काल कोठरी में डाल दिया जाता है। और फिर से वक्त धीरे धीरे बीतने लग जाता है। अब कई साल बीत चुके होते हैं, उनके साथ के लगभग सारे कैदी मर चुके होते हैं धीरे धीरे, और इस तरह 28 साल बीत चुके होते हैं उन दोनों को। अब बिली को भी व्हील चेयर पर बैठना पड़ जाता है और उसका तबादला जेल के अस्पताल में हो जाता है। और वो दोनों बेवकूफ तब भी आपस में लड़ रहे होते हैं और एक दूसरे की तरफ मुंह फुलाए रहते हैं। और एक दिन सुपरिंटेंडेंट की वाइफ ने घर की खिड़की पर पाई रखा होता है और ये क्लाउड देख लेता है। उसका बेताब मन पाई को खाने को होता है और वो गोलियों की परवाह न करता हुआ वहां पहुंचकर जल्दी से गर्मा गर्म पाई खाने लग जाता है, जिससे उसकी जीभ तक जल जाती है। ये सब देखकर रे बोलता है बुढ़ा शायद पागल हो गया है। और अब क्लाउड को सार्जेंट सजा देता है कि वो 24 घंटे तक बोतलों के ऊपर खड़ा रहेगा। फिर सार्जेंट एक वॉलंटियर के लिए रे को बुलाता है कि तुम इस पर नजर रखोगे, अगर ये गिरा तो तुम इसे गोली मार दोगे, और अगर तुमने वैसे करा जैसे मैंने कहा तो तुमको मैं आजाद कर दूंगा। फिर सार्जेंट रे को बंदूक देता है मगर रे बोलता है कि मुझे अपनी बंदूक ना दो, हो सकता है कि सबसे पहले मैं तुमको ही मार डालूं। और इससे नाराज होकर सार्जेंट उसे भी बोतलों के ऊपर खड़ा कर देता है। फिर हम देखते हैं कई साल बाद दोनों आपस में बात करते हैं। रे क्लाउड से बोलता है कि पाई का स्वाद कैसा था। क्लाउड बोलता है स्वाद तो बहुत दूर की बात रही, मेरी तो पूरी जीभ ही जल गई, और दोनों हंसने लग जाते हैं। फिर एक दिन सार्जेंट उन दोनों से बोलता है कि मैं हर रोज ये प्रार्थना करता हूँ कि
तुम दोनों नींद में ही मर जाओ, मगर मुझे हर सुबह तुमको देखकर बहुत मायूसी होती है। फिर वो बोलता कि तुम दोनों अपना अपना सामान बांध लो, तुमको सुपरिंटेंडेंट के घर में काम करना है अब। और वो दोनों वहां पहुंच जाते हैं जहां क्लाउड को घर का काम करना होता है और रे को माली का काम करना होता है। फिर एक दिन सुपरिंटेंडेंट क्लाउड से बोलता है, तुम दोनों को यहाँ करीब 40 साल हो गए हैं और ये सजा किसी भी जुर्म के लिए बहुत ज्यादा है। क्लाउड बोलता है, ये सजा और भी बढ़ जाती है जब हम दोनों बेगुनाह हो। और ये सुनकर सुपरिंटेंडेंट को भी बहुत अफसोस होता है। फिर रात में रे और क्लाउड फिर से बच्चों वाली लड़ाई शुरू कर देते हैं। रे क्लाउड से बोलता है कि मुझे पता है कि तुम एक प्लान बना रहे हो यहाँ से आखिरी बार भागने का, मगर क्लाउड उसे कुछ नहीं बताता। फिर अगली सुबह रे क्लाउड को देखता है जो सुपरिंटेंडेंट की कार में ड्राइविंग सीट पर बैठा होता है। रे उससे बोलता है, क्या तुमको कार चलाना आता भी है? क्लाउड बोलता है कि आज सुपरिंटेंडेंट के ड्राइवर की तबीयत खराब है और मुझे उसके साथ किसी और को लेने जाना है शहर। और वो दोनों इस बात में फिर से लड़ने लग जाते हैं एक बार फिर। उसके बाद हम देखते हैं कि क्लाउड सुपरिंटेंडेंट को लेकर शहर आ जाता है जहां वो लोगों को आजादी से घूमता हुआ देखता है क्योंकि उसका भी मन करता है आजाद रहने का। फिर हम सुपरिंटेंडेंट के संग वही सैरी पाइक को देखते हैं जिसकी वजह से रे और क्लाउड अभी तक जेल में सजा भुगत रहे होते हैं और ये देखकर क्लाउड उसे पहचान लेता है। फिर वो तीनों घर आ जाते हैं। अगले दिन सुपरिंटेंडेंट और पाइक शिकार करते हैं जिसके लिए रे और क्लाउड को झाड़ी से पक्षी को उड़ा रहे होते हैं ताकि वो लोग इनका शिकार कर सकें। फिर क्लाउड सैरी पाइक वाली बात भी रे को बोलता है। उसके बाद शिकार पूरा करके वो सब गाड़ी के पास आ जाते हैं जहां पाइक वही घड़ी निकाल कर टाइम देखता है जो रे के डैड की थी। अब रे को पता चल जाता है कि उस आदमी को मारकर पाइक ने वो घड़ी उससे ले ली थी और हम दोनों को बाद में फंसाया। अब रे गुस्से से उसकी बंदूक छीनकर उसे मारने वाला होता है। क्लाउड उसे रोकता है और सुपरिंटेंडेंट भी, मगर तभी पाइक दूसरी पिस्तौल निकालकर रे को मारने वाला होता है, मगर उससे पहले सुपरिंटेंडेंट पाइक को गोली मार देता है। उसके बाद रे अपनी डैड की घड़ी पाइक से ले लेता है। अब सुपरिंटेंडेंट को भी मालूम होता है कि पाइक की वजह से ये दोनों जिंदगी भर जेल में रहे हैं और वो अपने बयान में पुलिस वालों को बोलता है कि गलती से शिकार करते हुए मेरी गोली पाइक को लग गई थी। और फिर सुपरिंटेंडेंट दोनों से बोलता है कि अब मैं कल तुमको रिहाई दिलवा दूंगा। मुझे अफसोस रहा कि तुम दोनों बिना गुनाह के जेल में रहे। और अब हम वर्तमान में आ जाते हैं जहां वो खुदाई करने वाले बिली से पूछते हैं कि अगर उनकी रिहाई हो गई थी तो फिर वो जेल में कैसे रहे। तब बिली बोलता है कि उसी टाइम सुपरिंटेंडेंट टॉयलेट में जाकर खत्म हो गए थे और उनकी रिहाई रुक गई थी। फिर वो दोनों बिली से पूछते कि ये आखिर जले कैसे, जिसकी वजह से इनको पहचानना भी मुश्किल हो गया। और फिर से हम भूतकाल में पहुंच जाते हैं जहां हम इन दोनों को एक बार फिर देखते हैं। अब ये दोनों बहुत बूढ़े हो चुके होते हैं। अब ये दोनों जेल के अस्पताल में रहते हैं मगर कैद में। और एक रात अस्पताल में आग लग जाती है जिससे सारे कैदी बाहर निकल जाते हैं मगर क्लाउड शायद अंदर ही रह जाता है। ये देखकर रे उस जलते हुए अस्पताल में लेने जाता है उसे। सब उसे रोकते हैं मगर वो नहीं रुकता और वो भी आग की चपेट में आ जाता है। और अगली सुबह दोनों की लाश पुलिस वालों को मिलती है जो इतनी बुरी तरह जली होती है उनको पहचाना भी नहीं जा सकता था। और अब हम फिर से वर्तमान में आ जाते हैं जिनकी कहानी सुनते हुए वो दोनों खुदाई करने वाले रोते हैं कि बेचारे सारी उम्र बेगुनाह होकर जेल की सजा काटी और लास्ट में जलकर मर गए। फिर दूसरा खुदाई करने वाला बोलता है बिली से कि क्लाउड का आखिरी प्लान था क्या। फिर बिली बोलता है कि क्लाउड को लगता था कि वो लाश घर से 2 लाशें चुरा कर अस्पताल में छुपा देगा और फिर रात में वो अस्पताल में आग लगा देगा। और जब फायर ब्रिगेड वाले आएंगे वहाँ तो उनकी गाड़ी में वो छुप जाएंगे और जेल से बाहर निकल जाएंगे इस तरह। और जो लाशें पुलिस को मिलेंगी वो सोचेंगे कि ये दोनों उन्हीं की हैं। तो ये था क्लाउड का प्लान। फिर पहला खुदाई करने वाला बोलता है कि तुम कैसे कह सकते हो कि उनकी तरकीब नहीं चली। बिली हंसता हुआ बोलता है, मैंने ये कब कहा। फिर वो दोनों सोचते हुए बिली से पूछते कि इन कब्रों में रे और क्लाउड नहीं है क्या। और ये सुनते हुए बिली वहां से मुस्कुराता हुआ चला जाता है। और अब हम बेसबॉल के स्टेडियम में देखते हैं जहां रे और क्लाउड आराम से खाते हुए मैच का आनंद ले रहे होते हैं। तो ये थी कहानी रे और क्लाउड की। आखिर उन्हें बुढ़ापे में आजादी मिल ही गई। और इसी के साथ आज की मूवी खत्म होती है। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आगे की वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।